जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका फिजिक्स की एक नई क्लास में। दोस्तों, फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा के विषय में आज जो टॉपिक होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक होने वाला है दोस्तों सेल के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल क्या है, इसके बाद चुंबकीय प्रभाव देखेंगे, सेल किस तरह जो है काम करता है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, किस तरह सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम विद्युत धारा की अपनी वो क्लास जो आज फोकस है पूरी तरह से सेल पे, कई तरह के सेल पे, चुंबकीय प्रभाव पे और प्रतिरोध वगैरह चीज़ों पे। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे दोस्तों। विद्युत धारा से संबंधित जो भी प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं, जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, उन सवालों को लेते हैं, इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे। आइए दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, इसको कह सकते हैं हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब दोस्तों हमको पढ़ना है विद्युत सेल। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो विद्युत धारा से या करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं और आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए उन प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। एक प्रश्न है दोस्तों, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा, बिजली के बल्ब की अपेक्षा फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब का प्रयोग को ज्यादा महत्व दिया जाता है, के प्रयोग को अधिक महत्व दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये क्या है? ट्यूब रॉड है। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब क्या है दोस्तों? ट्यूबलाइट है। यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि एक फ्लोरेसेंट जो है ट्यूब को ज्यादा महत्व दिया जाता है, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बल्ब की अपेक्षा। तो ऐसा क्यों होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? ठीक है, इसमें ऑप्शन रहेगा आपके पास। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, आपका सही जवाब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है, देखिए जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है दोस्तों, ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, फ्लोरेसेंट जो ट्यूब होती है दोस्तों, बिजली के बल्ब की अपेक्षा, बिजली के बल्ब की अपेक्षा क्या करती है? वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन, वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है, अधिक मात्रा में करती। अब यहां समझिए, बल्ब को आपने देखा होगा, जब बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, बल्ब प्रकाश तो देता है लेकिन बल्ब काफी हीट हो जाता है। ये समस्या इसलिए है दोस्तों कि पूरी विद्युत ऊर्जा जो है पूरी तरह से प्रकाशीय ऊर्जा में नहीं बदल पाती, वो ऊष्मीय ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाती है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। आप देखते हैं रूम में अगर आप बल्ब जलाएंगे तो जो पुराने वाले बल्ब आते थे उनकी बात हो रही है दोस्तों, तो अगर आप उनको जलाएंगे तो आप देखेंगे हीट भी होगा। आप अगर बल्ब को टच करते हैं तो आपको हीट होगा, काफी गर्म हो जाता है एक टाइम के बाद।
तो वो जो ऊष्मा उसमें खर्च होती है, जो विद्युत ऊर्जा उस ऊष्मा को बनाने में खर्च होती है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बल्ब का जो प्राइमरी रीजन है वो केवल है प्रकाशीय ऊर्जा। यही वजह है। अब इसमें क्या होता है, ट्यूबराड में क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि इससे गर्म नहीं होता, हालांकि आप टच करेंगे तो हल्का सा गर्म दिखेगा, लेकिन वो उतना ऊष्मा नुकसान नहीं करता है, विद्युत ऊर्जा नुकसान नहीं करता जितना बल्ब करता है। इसीलिए इसको जो है प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में ये बदल देता है। तो आप खुद समझिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश या लाइट में जो है कन्वर्ट करता है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में कम यूज करता है। और बल्ब में क्या होता है, बहुत सारी ऊर्जा ऊष्मा में या गर्म करने में जो है वेस्ट हो जाती है। गर्म किया नहीं जाता, वो ऊष्मा जो है उसका एक प्रोसेस है, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है, जो कि उसका टारगेट है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का जो है परिवर्तन किस में होना चाहिए, प्रकाशीय ऊर्जा में होना चाहिए। और बल्ब में प्रकाशीय ऊर्जा के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा में भी होता है, और बहुत सारी बिजली इसमें वेस्ट हो जाती है। बात समझ में आई? आइए आगे बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये ट्यूबलाइट है। अब अगला जो सवाल है इसी से रिलेटेड है। श्वेत प्रकाश को नली में, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, इसमें जो आर्गन गैस भरी होती है तथा पारे की वाष्प, इसमें क्या क्या भरा होता है, आर्गन गैस भरी होती है और पारे का वाष्प होता है, इससे इसका लेपन होता है। जो अंदर की दीवारें होती हैं दोस्तों, वो किससे लिपी होती हैं, पारे के वाष्प से। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या होता है, तंतुओं को गर्म किया जाता है। ठीक है, अब तंतुओं को गर्म किया जाता है और नली में क्या होता है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। अब ये किसकी वजह से होता है, ये पारे के वाष्प और आर्गन की वजह से। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, 2 सवाल हो गया। आइए कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, कुछ अलग टाइप के प्रश्न। अब देखिए दोस्तों, आइए अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे ट्रांसफार्मर को, या हाँ, एक सवाल ट्रांसफार्मर से, एक सवाल मोबाइल चार्जर से। ठीक है, तो क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, किस लिए प्रयुक्त होते हैं, आपके सामने ऑप्शंस होगा दोस्तों। क्या ऑप्शंस होगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये करता क्या है, ये करता क्या है, एसी वोल्टेज का, एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन, या तो अपचयन या उपचयन। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, होता क्या है, एक ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है। एक जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 कुंडली होती है, एक होती है प्राथमिक कुंडली और एक होती है द्वितीयक कुंडली। ठीक है, 2 कुंडली होती है। तो उसके बाद होता क्या है, जो धारा होती है दोस्तों, ठीक है, इस कुंडली से इस कुंडली की तरफ बढ़ती है। ठीक है, इस कुंडली से
इस कुंडली में बढ़ती है, जिससे क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है पैदा, वोल्टेज पैदा होता है। वोल्टेज कैसे पैदा होता है ट्रांसफार्मर में, प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली की तरफ धारा बहती है, प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली की तरफ बढ़ती है, जिससे वोल्टेज या विभव पैदा होता है, वोल्टेज या विभव पैदा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसफर काम करता है। ठीक है, चलिए अभी इस टॉपिक और पढ़ेंगे तो ये सारे सवाल आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि सवाल पहले हल करवा दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए दोस्तों, इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करता है। ठीक है, इन्वर्टर आपने सुना होगा दोस्तों, इन्वर्टर क्या करता है, इसका उत्तर क्या होगा, ये एक सवाल हो गए, इसमें ऑप्शंस होगा। सही जवाब क्या है, इन्वर्टर क्या करता है, ये एक वैद्युत सर्किट होता है। क्या होता है, विद्युत सर्किट होता है। और ये करता क्या है, जो डीसी करंट है इसको क्या करता है, डीसी या दिष्ट धारा, जिसको हम कहते हैं दिष्ट धारा, इसको किस में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है एसी में या अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, ये है डायरेक्ट करंट और ये है अल्टरनेटिंग करंट। मतलब डीसी को किस में बदलता है, एसी में बदलता है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, हो गया। आइए बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ा जाए दोस्तों। वो क्या है, वो है विद्युत सेल। ठीक है, आइए हम आज देखेंगे दोस्तों विद्युत सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक सेल क्या है दोस्तों। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, देखिए विद्युत सेल क्या होता है, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच कोई भी परिपथ होता है। ठीक है, कोई भी परिपथ होता है, तो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है, जितना आवश्यक हो धारा के प्रवाह के लिए। आवश्यक विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो आवश्यक विभवांतर होता है उसको क्या करता है, बनाए रखता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे, ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। देखिए क्या करता है, माइनस प्लस होता है सेल में। ठीक है, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एक सर्किट क्रिएट होगी, तो इसके दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है। देखिए विभव में अंतर होगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, तभी धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो इतना जो है आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है, ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। क्लियर हो गया। चलिए, यह विद्युत सेल का काम होता है, इसी को विद्युत सेल कहते हैं। अब देखिए
अब विद्युत सेल में दोस्तों क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज जरूर समझिएगा। क्या कि विद्युत सेल में क्या होता है, विद्युत सेल में जो रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। किस ऊर्जा में चेंज किया जाता है, बदला जाता है। सेल जो होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा ही तो विद्यमान होती है। विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उसमें जो विद्यमान रासायनिक ऊर्जा होती है उसी को जरूरत पड़ने पे किस चीज में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सेल है, आप टार्च में लगाते हैं, जब आपको जरूरत पड़ती ऑन कर लेते हैं, तो उस सेल में जो रासायनिक ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट में, विद्युत एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और आपका जो वांछित काम वो पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, याद रखिएगा, सवाल पूछता है सेल में क्या होता है, रासायनिक क्रियाओं से जो केमिकल एनर्जी है ये किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, ये क्लियर हो गया। अब कैसी होती है विद्युत सेल, आइए उसको देखा जाए। विद्युत सेल कैसी होती है, आइए उसको देखते हैं। विद्युत सेल, अब दोस्तों देखिए, धातु की दो छड़ें होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, धातु की दो छड़ें होंगी, धातु की दो छड़ें होंगी। अब देखिए, धातु की दो छड़ें, ठीक है, धातु सेल में धातु की दो छड़ें होती हैं, ठीक है, ये दो छड़ें हैं, धातु की छड़ें, ठीक है। चलिए, ये धातु की छड़ें हो गई, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ये क्या है, इन्हें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोड। ये क्या होती है, धातु की छड़ें इलेक्ट्रोड होती हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इन छड़ों पर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक का जो है आवेश धन होगा तो एक का ऋण होगा। इन छड़ों पर विपरीत आवेश होते हैं, ठीक है, एक धन होगा तो एक ऋण होगा, या एक प्लस होगा तो एक माइनस, चाहे जिधर हो, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, ये क्लियर हुआ। अब दोस्तों, जो छड़ धनावेशित होती है ये क्या कहलाएगी, ये धनावेशित है, ऋणावेशित। धनावेशित जो छड़ होती है, एनोड, और ये एनोड होगी, और ये क्या होगी, कैथोड। एनोड और ऋणावेशित छड़, धनावेशित छड़ एनोड और ऋणावेशित छड़ क्या कहलाएगी, कैथोड। मतलब एक एनोड होगा, एक कैथोड, ठीक है। जो भी धनावेशित होगी वो एनोड कहलाएगी, और जो ऋणावेशित होगी वो क्या कहलाएगी, कैथोड कहलाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये जो है दोस्तों क्या होता है,
ये विभिन्न प्रकार के विलयनों में पड़ी रहती हैं। अब ये देखिए, ये जो है ये सब क्या है, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये विलयन है। क्या है, विलयन है। इसी विलयन में ये पड़ी रहती हैं। ये विभिन्न प्रकार के विलयनों में पड़ी रहती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के विलयनों में ये पड़ी रहती हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये जो विलयन होता है इनको क्या कहते हैं, ये जो विलयन है, विलयन, इनको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। ठीक है, इनको क्या कहेंगे, जो इसमें विलयन होता है जिसमें क्षणें पड़ी रहती है, ये विद्युत अपघट्य कहलाते हैं या विलयन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ठीक है, ये विलयन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए अब दोस्तों हम देखेंगे कि विद्युत सेल कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। विद्युत सेल जो होती हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है प्राथमिक सेल। प्राइमरी सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल, और दूसरा है सेकेंडरी सेल। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सेल। क्लियर। सेल दो प्रकार के। अब देखिए इसको हम समझेंगे। अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी सेल में क्या होता है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इसमें रासायनिक ऊर्जा को सीधे क्या किया जाता है, सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, प्राथमिक सेल एक सामान्य सेल होती है। सेल का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब रासायनिक ऊर्जा को सीधे जो है विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो द्वितीयक सेल में क्या होगा, चलिए इसकी और खास बात क्या है समझ लेते हैं। इसमें रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, एक बार प्रयोग कर लेने के बाद, एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। आपने देखा होगा जो सामान्य सेल हो प्राथमिक सेल ही है। जैसे टार्च में आप जो सेल लगाते हैं, ठीक है, सामान्यतः पहले ज्यादा इस्तेमाल होती थी, अब तो जो है द्वितीयक सेल बहुत जो है कॉमन हो गई है। लेकिन जो है टार्च में या आप कह लीजिए ट्रांजिस्टर में, ठीक है, शेवर में, इन सब में जो प्राथमिक सेल इस्तेमाल होती है उसमें क्या होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को तुरंत विद्युत ऊर्जा में सीधे बदल देती है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है, प्राइमरी सेल की खास बात यही है दोस्तों कि एक बार अगर ये यूज हो जाता है तो क्या होता है, बेकार हो जाता है।
आपने देखा होगा पुराने ट्रांजिस्टर में, देखा होगा टार्च में, देखा होगा कि जब ये यूज हो जाता है तो इसको फेंक देते हैं, दोबारा ये प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है। और जो चलिए, ये प्राथमिक सेल है। ठीक है। इसमें क्या है, रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। एक बार प्रयोग करने के बाद ये बेकार हो जाता है। अब ऐसी सेल कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। इन सेल के उदाहरण कौन से हैं दोस्तों? वोल्टेज सेल है, वोल्टेज सेल, ठीक है। लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे, ठीक है, लेक्लांसे सेल। इसके बाद डेनियल सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल, जो ड्राई सेल होती है, शुष्क सेल। ये सब किसके उदाहरण हैं? प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। ठीक है। चलिए द्वितीयक सेल देख लेते हैं। आइए द्वितीयक सेल को देखते हैं, इसको देख लेते हैं, ये क्या चीज है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल जो होती है वो क्या है? इसमें दोस्तों क्या किया जाता है? सेकेंडरी सेल मतलब आप बस समझ लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्या है? रिचार्जेबल सेल है, रिचार्जेबल सेल। जो सेल रिचार्ज की जा सकती है वो क्या है? द्वितीयक सेल है। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारी सेल अब आती हैं कि आप उनको एक बार यूज कर लीजिए, उसके बाद फिर उसका अपना एक एडाप्टर होता है, उसमें आप चार्ज करके उसको फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये किस तरह काम करती है? देखिए प्राथमिक में आपने देखा सेल जिसके लिए जानी जाती है कि उसमें जो रासायनिक अभिक्रियाओं से रासायनिक ऊर्जा जो है उसमें स्थित है वो क्या होती है? सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल के वो काम देने लगती है। इसमें क्या होता है? इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसमें क्या होता है? द्वितीयक सेल में पहले क्या होता है? इसमें पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, मतलब चार्ज करेंगे तो विद्युत ऊर्जा ही तो रहेगी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर आवश्यकता पड़ने पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है। रिचार्ज करने का मतलब क्या हुआ? विद्युत ऊर्जा से हम रिचार्ज कर रहे हैं तो किस में चेंज हो रही है? ये चेंज हो रही है रासायनिक ऊर्जा में। और फिर जब हम इसको यूज में लाते हैं इस सेल को, तो वो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कहने का मतलब है द्वितीयक सेल। ठीक है, ये है हमारी द्वितीयक सेल। अब दोस्तों इसमें क्या है? इसे जो है रिचार्ज करके बार बार प्रयोग किया जा सकता है। इसे रिचार्ज करके बार बार प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपने रिचार्ज कर दिया तो आप यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब जब इसकी जो है ऊर्जा खत्म हो जाए, रासायनिक ऊर्जा, तो फिर से आप विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसे बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़ के चार्ज किया जाता है। बाह्य विद्युत स्रोत से जोड़कर चार्ज किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ये कौन सी बैटरी है दोस्तों? द्वितीयक सेल में कौन कौन से आते हैं?
उदाहरण उदाहरण में कौन कौन सी बैटरी आएगी? मोटर कार, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटर कार, ट्रक, ट्रैक्टर आदि के इंजनों को स्टार्ट करने के लिए, आदि के इंजनों को स्टार्ट करने के लिए इन सारे जो साधन हैं दोस्तों, ट्रैक्टर है, मोटर कार है, ट्रक है, इनके इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरी प्रयोग में लाई जाती है वो द्वितीयक सेल होती है या रिचार्जेबल सेल होती है। ठीक है। इसके अलावा छोटी छोटी चीजों में जैसे इमरजेंसी लाइट आपने यूज किया होगा। ठीक है, इमरजेंसी लाइट हो गया। ठीक है, शेवर हो गया, शेवर में रहता है। ठीक है, आदि में प्रयुक्त बैटरियां, आदि में जो बैटरियां प्रयुक्त होती हैं वो किस तरह की बैटरियां होती है दोस्तों? द्वितीयक सेल की होती है। तो चलिए हमने देख लिया विद्युत सेल को प्राथमिक और द्वितीयक में, हमने देख लिया क्या अंतर है। एक सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और एक पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में फिर रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब दोस्तों देखेंगे हम, अब देखेंगे कुछ सेल को हम देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ताकि अगर कभी परीक्षा में टकराए तो आप गलती ना कर जाएं। देखिए वोल्टेज सेल देख लेते हैं क्या है, एक एक लाइन में देख लेंगे इनको। वोल्टेज सेल, तो वोल्टेज सेल क्या है दोस्तों? इसका आविष्कार एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। किसने किया था? इसका आविष्कार किसने किया था? एलेसेंड्रो वोल्टा ने। एलेसेंड्रो वोल्टा ने कब किया था? 1799 में किया था। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या होता है, एक जस्ते को छड़ एवं तांबे की छड़ को क्या किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबोया जाता है। अब आप जान लीजिए इसका आविष्कार किसने किया, ये बस यही महत्वपूर्ण है, बाकी इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। लेक्लांसे सेल देख लीजिए थोड़ा सा, लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल क्या है? इसमें क्या होता है, कांच के एक बर्तन में अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन होता है। कांच के एक बर्तन में, एक कांच का बर्तन होगा, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन भरा होगा इसमें। अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड का विलयन, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड को क्या कहेंगे? नौसादर का विलयन भरा होता है। ठीक है, लेक्लांसे सेल में क्या होता है, कांच का एक बर्तन होता है और नौसादर या अमोनियम क्लोराइड का विलयन भरा होता है। इसमें जो है क्या होती है, जस्ते की छड़ कैथोड का काम करती है और एनोड के लिए, एनोड मतलब धन, ठीक है, एनोड के लिए क्या होता है दोस्तों, एनोड के लिए कार्बन की छड़, कार्बन की छड़, और कैथोड के लिए क्या होता है, कैथोड के लिए क्या होता है, जस्ते की छड़, जस्ते की छड़ होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां इसका प्रयोग, लेक्लांसे सेल का प्रयोग कहां किया जाता है?
जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग वहां करते हैं जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है। लेक्लांसे सेल का प्रयोग कहां किया जाता है? जहां थोड़े समय के लिए रुक रुक कर विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे विद्युत घंटी हो गया, टेलीफोन हो गया। अगर प्रश्न में पूछा गया जैसे विद्युत घंटी जो बेल होती है जिसको दरवाजे पर लगाया जाता है, उसमें कौन सा सेल प्रयोग होता है? लेक्लांसे सेल। ठीक है, विद्युत घंटी या फिर विद्युत घंटी के अलावा जैसे मान लीजिए वो होता है टेलीफोन होता है, टेलीफोन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, टेलीफोन इत्यादि। ठीक है, ये लेक्लांसे सेल हो गई। और अब आपको देखना है शुष्क सेल। ठीक है, शुष्क सेल के बाद ये सेल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं ड्राई सेल क्या है, शुष्क सेल। ड्राई सेल। ठीक है, इस सेल में क्या होता है दोस्तों? विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में नहीं होता। शुष्क सेल मतलब वही सेल, आप समझिए। तो ये इसमें क्या होता है? सॉलिड में होता है, आप देखते हैं। ठीक है, प्रयुक्त विद्युत अपघट्य विलयन के रूप में न होकर शुष्क अवस्था में रहता है। शुष्क अवस्था में रहता है। ठीक है, शुष्क अवस्था में रहता है। इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, ड्राई स्टेट में रहता है। जस्ते का एक बर्तन होता है, जस्ते का एक बर्तन होगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर भी कहते हैं, नौसादर, और कार्बन का मिश्रण भरा होता है। ठीक है, एक ये जस्ते का बर्तन होगा, इसमें ये चीजें मिक्स करके भरी जाती हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन। ठीक है, कार्बन की एक छड़ होगी। ठीक है, कार्बन की एक छड़ होती है, कार्बन की एक छड़ होती है, आपने बीच में देखा होगा। ठीक है, ये क्या करती है? ये दोस्तों एनोड का कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। जो आपने देखा होगा बीच में ब्लैक कलर की जो है छड़ होती है, सेल में आपने देखा होगा, अगर तोड़ा होगा कभी तो बीच में कार्बन की छड़ होती है, ये एनोड का काम करती है। और ये जो बर्तन होता है ये कैथोड का काम करता है। ठीक है, बर्तन जो होता है वो कैथोड का काम करता है, ये जस्ता जो होता है ये कैथोड का काम करता है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? टार्च में, ट्रांजिस्टर में उपयोग कहाँ होता है? टार्च है, ट्रांजिस्टर में, रेडियो में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये शुष्क सेल सामान्य सेल है, आप इसको जो है
देखे होंगे, ट्रांजिस्टर, रेडियम, इसी का प्रयोग किया जाता है। बीच में कार्बन छड़ होती है, एनोड होती है, और जस्ते का जो बर्तन होता है वो कैथोड होता है। तो इस तरह दोस्तों हमने प्राथमिक द्वितीयक सेल देखी, हमने लैग्रांज से, मोटिल सेल और सूज सेल को पढ़ लिया। तो सेल का टॉपिक इसी के साथ समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।